अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान एहसन सिया। नाज़रीन, ये जो बहस इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है वो ये है कि निज़ाम जो है वो डिलीवर करने में नाकाम है या कामयाब है। अगर पॉलिटिकल जमातों की लीडरशिप और ख़ास तौर पर हुकूमती लीडरशिप की बात की जाए, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, ट्रैक पे चढ़ गया है, उड़ान बड़ी ऊंची है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एक ढलान के ऊपर है और धड़ाम की आवाज़ आने को हमें महसूस हो रही है। अब इसके अंदर क्या पाकिस्तान की जो तबाही नजर आ रही है, जिसके हवाले से वज़ीर दाखिला ने भी जिक्र किया, मोहसिन नकवी ने, उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके अंदर ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि बार बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी यहाँ पर आती रही, और फिर पॉलिटिकल जमातों का निज़ाम और पॉलिटिकल सिस्टम, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल, और क्या मुल्क का पॉलिटिकल निज़ाम जो है या पॉलिटिकल जमातें जो है डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी हैं? इसी हवाले से आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, मेरे साथ इंजीनियर मुश्ताक महमूद साहब मौजूद हैं, कश्मीरी लीडर भी हैं, राइटर भी हैं और लिखते भी हैं, और इसके अलावा ब्रिगेडियर गजफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और चौधरी गुलाम बाद साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा इंजीनियर साहब आपकी तरफ आने से पहले ब्रिगेडियर गजफर साहब की तरफ आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के हर जहन में ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान का निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। 14 अगस्त है, अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे, लेकिन एक जनरल जो परसेप्शन बड़ा तेजी से बढ़ा कि पाकिस्तान इज ग्रेवयार्ड ऑफ द पुअर। पाकिस्तान तेजी से एक ऐसा ग्रेवयार्ड बन रहा है जो गरीबों का ग्रेवयार्ड है, और वहां कब्रों में इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि आपको खुदकुशियां, आपको महंगाई, आपको बीमारियां नजर आती हैं, ना आपको हेल्थ सेक्टर आपका ठीक नजर आता है, ना एजुकेशन सेक्टर ठीक नजर आता है। ठीक है, हमें मनाना चाहिए आजादी का दिन, लेकिन वो जो 69 साल हमने 79 साल जो हमने गुजारे हैं, उसमें काफिला चला था आजादी का, इसलिए कि पाकिस्तान जब वो पहुंचेगा तो उसमें अगरचा के 20-25 लाख लोग जो हैं वो तय कर दिए गए, उनको शहादतें हुई, और ये काफिला चला और कटता मिटता मरता यहां तक पहुंचा कि आगे एक नई सुबह होगी, लेकिन वो सुबह नहीं आई। वो सफर आज भी जारी है। आज ये काफिला आपको पता चलता है कि डंकी लगा के नौजवान बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी यहां उन्हें वो कुछ नहीं मिल रहा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? साहब, ये बड़ा ट्रेजिक किस्म का और बड़ा दुख वाला सवाल है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप तय करना चाहेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की पूरी तारीख की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका अहाता करना इस लिमिटेड टाइम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन बड़ी वेरी ब्रीफली अगर आप देखना चाहें तो उसके अंदर दो चीजें आपको बड़ी प्रीडोमिनेंट नजर आएंगी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में कायद आजम रहमतुल्लाह की रहमत के बाद और लियाकत अली खान की शहादत के बाद पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को चलने ही नहीं दिया गया। इसीलिए आपने देखा कि आपके ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर रहे जो 53 डेज रहे। आप ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लियाकत अली खान के बाद शुरू हो जाइए और ये अंदाजा लगाइए कि मलक फिरोज खान नून जो इंडिया की तरफ से यूके में एम्बेसडर रहे थे और विंस्टन चर्चिल के वो मिलिट्री एडवाइजर रहे थे, इस क्वालिफिकेशन के जो लोग थे और जिन्होंने पाकिस्तान को गवादर का तोहफा लेकर दिया था, बेगम वफारुन्निसा नून मुसलमान नहीं थी, वो मुसलमान हुई थी। अफवाह उन्होंने तंजीम बनाई थी जो आज तक चल रही है। तो उन लोगों ने जब ये चीज हुई तो उन्होंने जब गवादर लेके दिया और जिस दिन सुबह उन्होंने आके रेडियो पे अनाउंस कर रहा था कि गवादर पाकिस्तान की डोमेनियन में शामिल हो गया है, तो रात को 10 बजे सिकंदर मिर्जा का लेटर उनको मिला कि यू आर नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज सैक्ड। और उसके बाद आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम की एस्टेब्लिश होना चाहिए था वो फिर अयूब खान का दौर, फिर उसके बाद आप चलते जाइए आगे। तो अयूब खान साहब ने बड़ी ब्रीफली एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बेसिक डेमोक्रेसी का, कि 80,000 लोग होंगे जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। फिर तमाम जाहिल जितने थे पाकिस्तान के, जोहला का जो काफिला था वो आ गया बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। तो उसके बाद उसने एब्डो लगा दिया और तमाम पॉलिटिकल 92 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडिंग, जिसमें मलक फिरोज खान नून भी शामिल थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी और बहुत सारे लोग शामिल थे, उनको सियासत की
पार्टिसिपेट करने पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद वो रूल करते रहे। और ठीक है, उनके दौर में ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को थोड़ी सी जो बिजली अभी मिल रही है वो ही अयूब खान की मरूल मिन्नत है। जब मंगला बना, तरबेला बना, पाकिस्तान में काफी चीजें आई, गंदम का बीज आया, चावल का बीज आया, वो चीजें अपनी जगह, लेकिन एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस सेटल होना चाहिए था वो सेटल नहीं हुआ और डी जनरेशन भी पॉलिटिकल प्रोसेस की आपको होती हुई नजर आई। और उसके बाद फिर आप देखिएगा खाली भुट्टो साहब ने, हालांकि वो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जो नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया और लगभग उन्होंने पाकिस्तान को एक एटम बम का तो न्यूक्लियर बम का तोहफा जरूर दिया, उन्हीं ने उसको शुरू किया था। लेकिन वो जो उन्होंने 1 यूनिट, वो जो उन्होंने नेशनलाइजेशन करके पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया और जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए और छोड़ने के लिए उनका उसके कब्जात था जो हमेशा डिबेटेबल रहेगा, उसने फर्दर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर के कफन के ऊपर कील ठोक दी। उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत को सस्टेन कराना मुश्किल हो गया और उसके बाद आप देखिए कि ज़ियाउल हक का दौर रहा, फिर पॉलिटिकल दौर रहा, उसमें भी आपने देखा क्या हुआ। तो और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब, और अभी आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं, लेकिन सिस्टम जिसने उनको स्ट्रेंथ देनी और वो जो है वो है ना, वो रिएक्टिव है। यानी सिस्टम ने लोगों को स्ट्रेंथ देनी, लोगों ने सिस्टम को स्ट्रेंथ देनी। अब पॉलिटिकल लीडर अगर सिस्टम को स्ट्रेंथ देंगे और वो अपना रोल प्ले करेंगे, करप्शन के अलावा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिस्टम तबाह होने का मतलब है करप्शन। यानी आप जो आप दे रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट में, जो आप अपना आईपीपीज को पैसा दे रहे हैं और वो आईपीपी जो 18 से ले 18 एक पुराने प्राइम मिनिस्टर की हैं और 16 की कितनी जो रिपोर्टेडली आपके सदर साहिबान की हैं या और बाकी लोगों की है, तो ये जो करप्शन उसको आप एक्सपैंड करते जाएं। ये पाकिस्तान का फॉरेन डेट किधर पड़ा, कितना, इसको एक्सपैंड करते जाइए तो आपको ये लगेगा कि जिन्होंने सिस्टम को स्ट्रेंथ करना था उन्होंने सिस्टम को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया और सिस्टम जिन्होंने उनको स्ट्रेंथ देनी थी वो इरोड होता चला गया ग्रेजुअली। ठीक हो गया। और वो इरोजन जो है वो आई पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। अब उसमें बहुत सारे लोगों के नाम ले लें आप, इवन आप जब जाएंगे, मैं नामों की तरफ भी आता हूं, मैं उन नामों की तरफ भी आता हूं। मैं जरा चाह रहा हूं कि मुश्ताक साहब से भी हम बात कर लें। अच्छा मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ब्रिगेडियर साहब का कहना यह है कि सिस्टम को चलने नहीं दिया गया, आप क्या कहते हैं जी इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कोहिनूर टीवी का बहुत शुक्रिया है और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जश्न आज़ादी मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान तोहफे खुदाबंदी है। लीडरशिप ऑफिसर की उठा के पड़े तो आपको कायदे आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल्ला बुशरा, सरागा खान, निजाम अपना, उन तमाम के ऊपर शुरू हो जाएं आप, तो उनकी तालीम के अंदर, उनकी तरबियत के अंदर, वो सारे या नवाब फैमिली से थे जो अपना पूरे का पूरा स्टेटस छोड़ के आए थे और उनमें से सब में से कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, कोई पढ़ा था कैम्ब्रिज से, कोई हाईली एजुकेटेड लोग जो समझते थे कि पाकिस्तान अलग बनना क्यों जरूरी है। कायदे आज़म का विजन जो था आज वो आपको भारत के अंदर रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है कि मुसलमानों का हर सिस्टम अलग है। अब जब वो लोग पाकिस्तान में आए, सॉरी टू से, यहाँ पे जो सियासतदान थे वो यूनियन पार्टी के मेंबर थे और वो जो शामिल हुए वो उस वक्त शामिल हुए जब उन्हें पता चल गया कि अब कोई चेहरा कार नहीं है। तो उनके अंदर जो वो जज्बात, जो आजादी के जज्बात उधर से लेके आए थे, वो जो इन लोगों ने वो जो मैच होना था एक दूसरे के साथ, वो नहीं हो सके। और आपको पता है कि पहली मुस्लिम लीग का जब इजाद हुआ तो कायदे आज़म गॉट डिसअपॉइंटेड इन दैट, जो कुछ हुआ वो आपको पता है। दूसरी बात यह है कि एक वक्त तक तो बहुत कमिटमेंट थी, यानी पाकिस्तान जब बना पैसे नहीं थे, सरागा खान ने तनख्वाह दी, हबीब फैमिली ने तनख्वाह दी, लोग अपना जमीन पे बैठ के काम करते थे, पिने नहीं थी लगाने के लिए, कागज में तो वो कांटे इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वो लोग आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होते गए। अब जब तक हमारे अंदर एक तालीम के अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा रहा
आपकी माशरती अलूम में, सोशल स्टडीज में, आपके स्कूलों में, कॉलेजों में जैसे हम पढ़े थे, ये पढ़ाया जाता था कि 14 पॉइंट्स क्या थे, ये पढ़ाया जाता था कि कायद आजम की जिंदगी क्या थी, ये पढ़ाया जाता था कि लियाकत अली खान ने कब ये पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान की, तो हमारे अंदर वो तमाम नॉलेज मौजूद थी जो ये बताती थी कि पाकिस्तान क्यों बना। उसके बाद आप जब पढ़ गए कैम्ब्रिज में, जब आप पढ़ गए बाकी सिस्टम में, तो उन्होंने पाकिस्तानियत किया और उन्होंने इस्लामियात भी निकाल दी उसमें। बल्कि मैंने ब्रिगेडियर साहब, मैंने कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 14 अगस्त को जब हम, जैसे आपने जिक्र किया, जब हम छोटे थे तो जब पीटीवी लगाना या कोई और चैनल हमें नजर आता था या मीडिया का कोई दायरा, तो वो 14 अगस्त के ऊपर कायद आजम, लियाकत अली खान, आजादी के जो हीरोज थे उनके बारे में बताया जाता था, पूरी मूवमेंट का जिक्र किया जाता था। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया कि 14 अगस्त पर शायद उनका रेशो शायद 5-10% से भी ज्यादा नहीं है, और इदारे जो मेरा 6 सितंबर को या और उनकी होती है, डेफिनेटली उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन वो 14 अगस्त वाले दिन भी वही चल रहे होते हैं। तो पूरी एक सोच चेंज हो गई है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि आजादी की अहमियत जो आपको पढ़ानी चाहिए थी अपने बच्चों को, वो हम नहीं पढ़ा रहे। तो वो हम एजुकेट नहीं, उनको पता ही नहीं है कि जी आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठिएगा और बड़े पढ़े लिखे बच्चों से पूछिएगा पाकिस्तान मूवमेंट के 6 लीडर्स के नाम बता दें, तो आई एम सॉरी टू से वो MA PhD होंगे, बट दे वोंट नो दैट, दे मे बी नोइंग अबाउट देयर ओन सब्जेक्ट। जैसे जाके आप बाहर के मुल्कों में उनके अपना नेशनलिज्म के बारे में पता चले तो उनको हर चीज पता। हमने तरक्की बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सुई दी बनाते थे, आपने एटम बम बना दिया, आप गन नहीं बनाते थे, आपने मिसाइल बना दिए। तो ये चीजें अपनी जगह पे, ये डिफेंस कैपेबिलिटी से रिलेट करती है, लेकिन डिफेंस कैपेबिलिटी को रिलेट करना है आपके नेशनलिज्म, आपकी पाकिस्तानी और आपके सोशल फाइबर के, जैसे ईरान के अंदर हमने देखा, जैसे ईरान के अंदर उनकी, जैसे ईरान के अंदर आपने देखा, बिल्कुल बड़ी मिसाल है ईरान आपके सामने। अच्छा, जब वॉर हो रही थी तो उनके जोड़े आके। जी मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइएगा, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तानियत जो है, जो आपने भी जिक्र किया, आज हम किसी नौजवान से पूछे कि कितने आजादी के लीडर थे, तो शायद जो न्यू जनरेशन है वो नहीं बता सकती, लेकिन पहले वाले लोग जो हम लोग पढ़े हैं शायद बता दें। ये क्या वजह है? कोई एक प्लानिंग के तहत किया गया सबको दूर? जैसे आपके इस टीवी चैनल को या आपको ये ख्याल आया कि नहीं पाकिस्तानी इस पे मैं करूं, ये अक्कासी है कि आपको जज्बा है, जज्बा खत्म हो गया। अगर मीडिया को ही जज्बा उजागर हो जाए, जैसे कि आपने बजा फरमाया कि इस वक्त जो कुछ भी कहा जा रहा है, मतलब किसी के गाने, किसी की ब्यारा रवी, वो ये डांस, इससे पाकिस्तानियत को फरोग नहीं मिलेगा। अगर ये चैनल्स हमें नई नस्ल को बताते को आपके दादा परदादों ने कितनी इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, असमतें तार तार हुई, जैसे कि कश्मीरियों ने भी कुर्बानियां दी, हजारों औरतों ने दरिया में छलांगे मारी पाकिस्तान की अकीदत, ठीक है, उनको ये समझाना है पाकिस्तान के लिए कितनी दरिया आग और अच्छा, इसमें क्यों नहीं ये समझाना है, क्यों नहीं हो रहा? देखिए, दी पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो क्या इसके जिम्मेदार है? मुझे अच्छी तरह याद है मुशर्रफ दौर के अंदर मुझे एक इदारे का विजिट करने का मौका मिला और वहां एक ऑफिसर मौजूद थे और उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था, बल्कि मैं आज अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र कर देता हूं, उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था कि भाई एक पूरी प्लानिंग के तहत हम ये कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखोगे ऐसा होगा। और ये एजेंडा इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर इलामा इकबाल की जो शायरी है, उनकी जो रूह है जहाद की, उनकी जो कौमियत की रूह है, इसको तेजी से किताबों से खत्म किया जाएगा, सिलेबस से खत्म किया जाएगा और तमाम इस तरह के जितने भी आइडियाज है खत्म कर दिए जाएंगे। नए जो स्टूडेंट होगा, जो नया बच्चा है, उसको कुछ और पढ़ाया जाएगा। आज मैं देख रहा हूं वैसे ही है। इसकी वजह है इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, उसने अपने तो हमारे वाले उनको साथ देते हैं, तो मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने अपनी गिरफ्त तमाम इंस्टीट्यूशंस में कायम की है और उनके सहूलतकार है, वो अपने फंड्स देते हैं। देखिए, आपका कोई नूर, ये आपकी चैनल है, अगर आप भी इस प्रोग्राम के बदले कोई और प्रोग्राम करते, उसमें तो पैसे मिल लेते। ये वजह है, मतलब उन्होंने अपने डॉलरों के दरवाजे खोल के इस मुल्क को दूसरी तरफ ले लिए। यही तरह बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, केपी में क्या हो रहा है, वो भी इंटरनेशनल, कश्मीर में जो अब हो रहा है बदकिस्मती से। अच्छा,
इस मीडिया ने कभी उनके मतलब ये बताया कि वो कश्मीरियों, आप जो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, पाकिस्तान ने कितने फंड्स दिए, इस पे कोई प्रोग्राम हुआ? नहीं हुआ। क्या ये प्रोग्राम हो गया कि आप जिस तरह फौज के तर्जुमान ने कहा, मैं भी वहां रहा इंतशार के दौरान, मैंने भी उनको तकारीब उधर की, मैंने को समझाया, मैंने इधर से सारे तफसीलात लाए, देखिए जी पाकिस्तान ने कितने फंड्स आपको दे दिए इस माशी बदहाली में। यहाँ कई इलाकों, पंजाब के कई इलाकों, थर में कई जगहों पे स्कूल नहीं, बिजली, लेकिन आपको है। इसके बावजूद कुछ कमजोर लोगों को मौका मिला, क्यों? इस वजह से कि हम में जो मीडिया का असर होता है, इन्फ्लुएंस करता है मीडिया और बाकी इदारे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहां, जैसे मैंने कहा कि यहां मादियत परस्ती ने जाल बिछाया। यहां तो यह होना चाहिए था जैसे कि इंडिया के कश्मीर में हो गया, मकबूजा कश्मीर में, यहां जिसके पास हजारों लाखों जमीन है। मैंने डॉक्टर इसरार को भी कहा था, जो बुनियाद है यहाँ जरी मुल्क है, कहां है? यहां तो जरी मुल्क पे पाकिस्तानियत कहां रही? जरी जो जमीन है वहां सोसाइटियां बन गई, किसान रो रहा है अभी, आपको पता है नहीं न जरी इस्लाहत हुआ। ये कौन सा इंसाफ है? ये पाकिस्तान मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया गया था। ये कौन सा इंसाफ है? हारियों के पास कुछ एक मरला जमीन नहीं हो गया। और साहब ये आपने बातें सुनी, लेकिन इसमें आपने खुद शुरू में मुझे कहा कि वो पॉलिटिकल जमातों को चलने नहीं दिया गया, सिस्टम को रन नहीं करने दिया। किन्होंने नहीं करने दिया? कौन है वो अनासर और क्या है आज उनकी सूरत हाल? क्या उन्होंने उस वक्त नहीं चलने दिया? आज भी वो यही कुछ कर रहे हैं? जी ब्रिगेड साहब, आपको मेरा, आपने मुझसे पूछा? जी आपसे पूछा। जी असल में बात ये कि मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया कि आप पाकिस्तान के पहले 7 प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल दे दरमियान से, उसके बाद क्या कहते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सिकंदर मिर्जा को एनालाइज करें, उसके रोल को एनालाइज करें, उस वक्त क्या अपना होता था, क्या पड़ोसी की खुशामदी का, क्या खुशामदियत का क्या हाल था। उससे आगे जितने भी लोग आए हैं विदाउट, जितनी भी पार्टी रिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी लोग, वो तमाम के तमाम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर डिवीजन आ जाती है। डिवीजन में सर आती है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और जब जैसे जवाहरलाल का मार्शल आया तो डिफरेंट सिस्टम आ गया। उसके बाद जब एक जनरल मुशर्रफ का मार्शल, जनरल मुशर्रफ आए तो उनके दरमियान पॉलिटिकल सिस्टम तो चला, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह चला कि उसमें जो पार्टी थी वो नई पार्टी बन गई, वो एक पार्टी से निकल के वो पार्टी आई, और उसके अंदर आपने देखा कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जरूर चला, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो टाइम बार्ड था। यानी जब जनरल मुशर्रफ गए और इलेक्शन हुआ तो वो पार्टी हार गई, फिर तो उसके, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इसके डिबेट करने बैठेंगे तो आप किसी को भी इसमें अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। सिस्टम को स्ट्रेंथन किस तरह दिया जा सकता था, उसकी एक कोशिश मैं समझता हूं जनरल मुशर्रफ के जमाने में हुई, और वो जिसमें आपने लोकल बॉडी सिस्टम क्रिएट किया। अगर आप लोकल बॉडी सिस्टम को चलने देते तो, और आप अपनी पार्लियामेंट को सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए रखते, जितना नीचे का डेवलपमेंट और बाकी जहां पर वो आप डाइल्यूट कर देते, डिसेंट्रलाइज कर देते, और उसके ऊपर सुपरविजन रख। जी ब्रिगेड साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट कर रही है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें दोबारा उनको ले लें लाइन पे, ठीक है? जी ब्रिगेड साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुश्ताक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब मुझे ये बताइएगा, यहां पर पॉलिटिकल जमातों का एक रोल है ना, पार्लिमानी निजाम है, लेकिन यहां मैंने देखा कि हमारे जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब भी, वो भी प्राइड फील कर रहे थे कुछ दिन पहले, जब वो भी बातें करते थे, जी हाइब्रिड निजाम जो है उसकी वो तारीफें करते हैं, वो कहते हैं इससे पाकिस्तान चलेगा। यानी पार्लिमानी निजाम से और उसकी मौजूदगी के अंदर हम हाइब्रिड निजाम के ऊपर फख्र कर रहे हैं, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो पॉलिटिकल निजाम है ना, इनको मिसाली हुकूमत करनी थी। देखिए, जमहूरी और डिक्टेटरशिप में ये फर्क है कि जमहूरी इक़्तिदार की परवान हो और आम लोगों की भलाई हो। It means the democracy. Democracy is for the government, for the public, not for the ministers, for the bureaucrats, for the generals, for the those who जो अपने आप को आला कहते, उनके लिए नहीं। जमहूरियत का मफहूम है
कि गरीब से गरीब तर सफाई करने वाले को बेनिफिट मिले। ये जमहूरियत का ये मुद्दा मकसद है। आप मुझे बताएं, सिंध से शुरू करें जहां जमहूरी पार्टी पिछले 15-20 साल से है, क्या उन्होंने सोशलिज्म का नारा देके क्या सिंध में जिन गांवों में इजारादारी है सरदारों की, क्या उन्होंने उसको खत्म किया? क्या उन्होंने जागीरदाराना निजाम को खत्म किया? हमने एक रोज डॉक्टर इसरार साहब से भी इस पर बात की। कश्मीर, उस कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में ज़री इस्लाहात हो गया। वहां उन्होंने फिक्स्ड हजारों जिनके पास कनाल जमीन थे, लाखों जिनके पास जमीन थे, उनसे लिया गया और खारियों को बांटा गया। और वहां इतनी तरक्की हुई ज़राअत में। कश्मीर इस वजह से मकबूजा कश्मीर में तहरीक स्टैंड हुई, वहां लोगों के पास अपना खाने पीने के चीजें हैं। आजाद कश्मीर तो एक दिन कहेगा ये तो खाने पीने के अशिया को कहां मिलेगी। यहां भी ऐसे ही ज़राअत उन्होंने बेकार रखा, कोई काम नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तान में एक दो किसी के पास 8-8 हजार एकड़ है लेकिन बेकार, और सिर्फ हारी जो जिसपे काश्त करे। ये ज़री मुल्क है, इसको ज़री तौर इनके इनकरेज करना था। आपके जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत फिर रही पंजाब में? पंजाब में भी ऐसी ही सूरत हाल है। इस तरह नहीं कि सड़कें बनाओ, ब्रिज बनाओ। दिस इज नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज फॉर द पब्लिक, कि लोगों क्या यहाँ है उनके लिए एजुकेशन है, इनका एजुकेशन है, उनको तभी जो ये बहुत मामूली से बिल्कुल एजुकेशन पे तो, रिसर्च पे तो ज्यादा खर्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, एक मैंने मिनिस्टर को कहा एक जगह, मैंने कहा व्हाट इज दिस, आपने इस पे क्यों खर्च किया? ये लोगों की भी खता है। उसने कहा कि लोग हमारे अस्पताल को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। अगर इसको देखेंगे तो फिर हमें वोट डालेंगे। बदकिस्मती ये रही, मैंने एक रोज डॉन इस न्यूज में भी आर्टिकल लिखा था। मैंने कहा ताकि जमहूरियत को परवान तब चढ़ाया जाता है, तब चढ़ता है परवान, जब जमहूरी इक़दार का मालूमात हो लोगों को। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये कौन सी डेमोक्रेसी? यहां आलिम कहेगा, सरदार कहेगा बंदे को इसको वोट डाला, वो उसी को वोट डाला। यहां क्या ऐसे गांव नहीं है? आप कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्या यहां ऐसे गांव नहीं? आप श्रीनगर इन शहरों की बात ना करें, क्या ऐसे गांव नहीं है जहां सरदार कहता है इसको वोट डालना, या पोलिंग बूथ पे जाते हैं दूसरे बंदे उसके गन पॉइंट पे वोट डालते हैं? ऐसा इस सिस्टम में डेमोक्रेसी कहां फले फूलेगी? पहले डेमोक्रेसी तब फले फूलेगी जब डेमोक्रेसी को चलाने वाले डेमोक्रेटिक हो, वो अपने जायदादें, अपनी ये क्या कह रहे हैं कि अपने जायदादें, अपने बैंक बैलेंस, कितने सियासतदानों के बाहर ममालिक में असासे हैं। आप मुझे बताए व्हाट इज पाकिस्तानियत? पाकिस्तानियत है वो उस असासे को मुल्क में लाते, कहते कि नहीं माशी बदली है, ये निशावर कर रहे हैं हम इस मुल्क पे। चाहे जो भी जिस दायरे से भी हो, जो भी हो, जो वो मुल्क इस वक्त पहले काम उनको तरजीह देनी थी, चाहे जनरल्स हो जिन्होंने जजीरे जो कोई भी हो, चाहे किस मसनद पर बैठे हैं, इस वक्त माशी बदहाली का शिकार मुल्क है। हम जी अपने असासाजात जो बाहर ममालिक में हैं, यहां जो हमारे एक्स्ट्रा असासाजात है, हम मुल्क को कुर्बान करते हैं। अच्छा, ये देखिए रेडी वाला ये है बात है। मैं ब्रिगेड साहब आपने साथ है ना जी लाइन पर? ये ब्रिगेड साहब मेरे साथ है जी? जी अच्छा जी ब्रिगेड साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं बात करूं, मुल्क के अंदर एक जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसे लेफ्ट की पार्टी कहा जाता था। एक हमें ये देखने में आ रहा है कि एक दौर में राइट और लेफ्ट की जमातें थी, लेकिन आज ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर राइट की पार्टियां नजर आती हैं। पीपल्स पार्टी भी आपको लेफ्ट की पार्टी में नजर आती। क्या आप नहीं समझते कि राइट और लेफ्ट जमातें जो थी पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक निजाम को ज्यादा बेहतर तौर पर चला रही थी? अगर राइट और लेफ्ट की बजाय हम ये कहे कि यू शुड हैव एन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन द असेंबली, तो वो ज्यादा, क्योंकि राइट या लेफ्ट ऑफ द सेंटर या राइट ऑफ द सेंटर जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर फिर बहुत एक्सट्रीम, बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। मेरा ख्याल ये कि पार्टियां जो भी हैं, आप इस वक्त जो आप सिस्टम देखें उसमें आप देखिए सर, इससे पहले भी देखिएगा कि हमारे यहाँ मुश्किल ये है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सिस्टम चलाने वाले सिस्टम को तबाह करने के जिम्मेदार है, आप उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में इस सिस्टम के अंदर और तबाही आई है जब से ये
वो हाइब्रिड जमहूरियत जिसको आप कहते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं, और जब से आपने इन्होंने लास्ट टेन्योर से अभी तक टेक ओवर किया है तो उन्होंने सिस्टम, मतलब आप देखिए ना, आप इंसाफ के निजाम को किस तरह कहने की जरूरत नहीं है, उसमें आपके सामने सारी अमेंडमेंट्स भी हैं, अपॉइंटमेंट्स भी हैं, अब उसको हम रिलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस दौर में जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया है और जो सिस्टम को इस वजह से आज, अदरवाइज ये किसी ना किसी तरह कदम उठा ही रहा था, लेकिन इस वक्त ये जितनी आपकी इंटरनल बोरोइंग है ना, जिस तरह आपने बैंकों को कहा, जो बैंकों का मुनाफा, ये जो अयाशियां है ना, ये जो इलिटिज्म है, इससे तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस मुल्क के सिस्टम। अच्छा, और वो खत्म नहीं हो रहा। ब्रिगेडियर साहब मुझे एक बात बताएं आप, जब तक आपके किसी भी सिस्टम के अंदर, सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, उस सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही। यहाँ जवाबदेही आज कोई नहीं, जो उठा के अपना मुंह उठा के जो कुछ मर्जी कर ले, जो चीज मर्जी ले आए, जो मर्जी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछा। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, इसकी जिम्मेदारी आप मुख्तदर हलकों पे डालेंगे? क्योंकि आपने अभी शुरू में कहा कि निजाम नहीं चलने दिया जा रहा। अगर निजाम नहीं चलने दिया जा रहा तो सारी बात है, यहाँ तो मुख्तदर हलके नहीं चलने दे रहे पॉलिटिकल निजाम को और बार बार उनको डीरेल करते हैं। क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी ब्रिगेडियर साहब। मुश्ताक साहब, ये क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा। जी, मैं उसी से शुरू करूंगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ केपी में, वहां जमहूरी हुकूमत नहीं है। मैं सिंध की बात क्यों करूँ, पंजाब की बात क्यों करूँ? सिंध, उधर भी जमहूरी हुकूमत है। उन्होंने कौन से किले बनाए वहां, मतलब डेवलपमेंट की? चले वो आगे। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि आपने कहा कि शुरू में कि डीरेल किया गया, तो यह क्या मुख्तदर हल्के इसके जिम्मेदार हैं? हाइब्रिड निजाम बना देते हैं, पॉलिटिकल जमातों को चलने नहीं दे रहे। आज भी जिम्मेदारी अगर हम पिन करना चाहें तो किस पे करें? बात यह है कि आप रियासत की तारीफ उठाइएगा, एरिस्टोटल ने जो कहा है वो भी उठा लीजिएगा, बहुत मुख्तलिफ थिंकर, जो पुराने जमाने की बात है उसके बाद जो कुछ कहा जाता है वो भी उठा। तारीख जब बात है और रियासत के ऊपर सिस्टम के हिसाब से आप तो कंपेयर करते हैं, तो रियासत के अंदर आप हुकूमत ही नहीं बल्कि तमाम अदारे और उसके साथ अवाम की पार्टिसिपेशन, अवाम की एस्पिरेशन और आपका जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है उस रियासत के अंदर, वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप उस चीज को देखेंगे तो आप जब उसके ऊपर ये कहेंगे कि किसने, अदारों ने या इंडिविजुअल, तो वो तमाम के तमाम उसमें क्यूमुलेटिव शामिल होंगे, सब मिलजुल के शामिल होंगे, जिसकी वजह से आपका, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सिस्टम कोई बुरा नहीं होता। सिस्टम को जब आप बुरा कर किया जाता है, वो जब सारे इस कदम के तमाम लोग आपस में एक दूसरे को कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, जब आप इस काम में लग जाते हैं ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप ये फिर बात कहूंगा, जिस भी सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, यहां पे मैं आपको मिसाल दूं, अकाउंटेबिलिटी की, मुझे ये बताएं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, मुझे एक परसेप्शन ये भी है थोड़ा सा कि अकाउंटेबिलिटी तो हुई नहीं ना। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो असल लीडरशिप थी, कायद आजम, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन सब के साथ जो कुछ सलूक हुआ, उसके बाद इस मुल्क के अंदर कोई लीडर अगर बने भी, जैसे भुट्टो साहब बन गए, अगरचा के वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हम देखते हैं, यानी जो लीडरशिप आई उसको भी दुनिया में, यानी दुनिया से भेज दिया गया और गैर तभी किस्म की हम बात हुई। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो कुव्वतें जो ताकत रखती हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो लीडरशिप है उसको पैदा ही नहीं होने दिया। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर कोई बन गई तो पाबंदे सलासल है, मतलब आज पीटीआई की लीडरशिप, वो भी आप 17 अगस्त को अपनी मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, इसके पहले पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, तो क्या आप नहीं समझते कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल निजाम को और जो लीडरशिप जिसने मुल्क को चलाना था उनको रहने नहीं दिया? आपके जवाब के अंदर, जब आप सिस्टम के अंदर कोई और चीज आ जाती है और उसको चलने नहीं दिया जाता, जिस तरह आपने भुट्टो साहब की बात की, अब भुट्टो साहब की बहुत गलतियां हैं, बहुत ज्यादा गलतियां थी। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में उनका बड़ा हाथ है, लेकिन जिस वक्त वो रीजन बनाया गया था, इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद वो
भुट्टो साहब गालिबन राजी हो जाते हैं इस बात पे कि मैं दोबारा इलेक्ट किया, कोई सिस्टम निकल आता। लेकिन आप याद रखिएगा कि हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को क्या कहा था? उसने कहा था कि एटम प्रोग्राम, एटॉमिक प्रोग्राम बंद करो। भुट्टो ने कहा मैं तो नहीं बंद करता। उसने कहा वी विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड। तो भुट्टो ने कहा आई प्रेफर टू बी ड्रैग्ड बाय यू देन टू ड्रैग माय ओन पीपल। सो वहां से मैं ये अपनी जाती राय में ये इंप्रेशन लेता हूं कि वहां पे कुछ ऐसी ताकतें पीछे खड़ी हुई थी जो भुट्टो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने देना चाहती थी। अब उसके लिए जो भी प्रीटेक्स्ट क्रिएट किया गया वो आपके सामने है कि अपना जौलत साहब ने टेक ओवर कर लिया, मार्शल लगा दिया, उनके खिलाफ केस चला। आज आपने इतने अच्छे बात कहा कि इनका जुडिशियल मर्डर हुआ, तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन बात इसके अंदर एक और पैदा होती है। वो ये पैदा होती है कि जब इन तमाम के बावजूद जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ गई, फिर उन्होंने जो चीजें करके अपने आप को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उसका जिम्मेदार कौन? ठीक हो गया। बहुत सारे रीजन। अच्छा, मैं आपसे रीजन पूछता हूँ बेग साहब, रीजन पूछता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुश्ताक साहब से भी बात कर लें। जी मुश्ताक साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? ब्रिगेडियर साहब से मैं मुतफिक हूँ कि वो बात ये है कि देखिए ना, जिनको आप पॉलिटिकल पार्टी कहते, पॉलिटिक्स इज फादर डेमोक्रेसी। मुझे एक बात बताए कि क्या इन सियासी तंजीमों में के अंदर डेमोक्रेसी है? जेल में बैठ के वो फैसला करता है एक बंदा पीपल्स पार्टी का फैसला करता है। ये बड़ी 3 तंजीम का मैं बता रहा हूं। इनके अंदर ये पहले अपने अंदर डेमोक्रेसी पैदा करे, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक डेमोक्रेसी को फरोग दे, तब ये स्ट्रांग हो सकते हैं और मुल्क की काया पलट सकते हैं। ये बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही, यहाँ जो पॉलिसीज में तजब्जुब, जो भी आया उसने अपने तरीके से पॉलिसियां बनाई। हम किसी को खतावार नहीं ठहराते। मेरे ख्याल में हर तंजीम, मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाए पाकिस्तान को इस बहरान तजब्जुब से कैसे निकाला जाए, मैं कहता हूं कि इस माशी बदहाली में कोई भी हुकूमत हो, तमाम लोगों के अंदर अच्छे बंदे हैं, मोहब्बत वतन है, पाकिस्तानियत से भरपूर है। एक कौमी हुकूमत, ये क्या खर्चा, एक मिनिस्टर के 10-10 मुशीर और उन मुशीरों पे कितना खर्च, और एक गरीब खुदकुशी कर रहा है। इस डेमोक्रेसी, मैं इस डेमोक्रेसी को नहीं मानता हूं जिसमें गरीब इंसान मसाइल और मसाइब के गिरदार में फंसा हो। हाँ, उस डेमोक्रेसी को मानेंगे जहां महाजबा हो, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, यहां डेमोक्रेसी में महाजबा में ये मुल्क बना था मुसलमानों की फलाह के लिए, इस्लाम के नाम पे। इस्लाम तो सिखाता है इंसाफ। क्या आप समझते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी इस गरीब को इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ के लिए तरसते हैं लोग, जो उसकी अगर अदालत में जाए ना बंदा, वो उसकी मर जाएगा, फिर भी उसका फैसला नहीं होगा, तो कहां जाए बंदा? मैं कह रहा हूं इधर हर एक जो भी है सिस्टम यही होता है। सिस्टम होता है मिनिस्टर, सिस्टम होता है पटवारी, सिस्टम होता है डीसी, सिस्टम होता है जो ये स्कूल सिस्टम, यही है ना, अदालतें, यही सिस्टम है। क्या आप सिस्टम में किसी के बगैर 1 रुपए की दे दे और आपका काम होगा? व्हाट इज द सिस्टम? ये कौन सा सिस्टम है जहां हर बेनिफिट, अगर आपके ख्याल में पार्लिमानी निजाम इस मुल्क में नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं नहीं, पार्लियामेंट्री निजाम तब चलेगा जब डेमोक्रेटिक टर्म्स लोगों को पता हो, लोगों को समझ हो डेमोक्रेसी का, और जो उसको चलाने वाला उनको मौका आ ही जाएगा लोगों को। अगर नहीं, जो इसको चलो लोगों को अगर पता ना हो, लेकिन जो उसके बेनिफिशियरीज है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के आगे आते हैं, उनको पता हो कि नहीं, हमें जी लोगों का काम करना है, हमें स्पेसिफाइड लोगों को बेनिफिट नहीं देना है, वो गरीबों का काम करेंगे। यकीन जाने फिर फलेगे फूलेगे और पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचेगा। लेकिन बदकिस्मती यहां रही, मैं अगर मिनिस्टर आज बनूं, मुझे बताए, अल्लाह गवाह, आप मुझे बताए, मैं कभी कहता हूं यार, क्या पार्लियामेंट मेंबर के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? वो तो फिर लेता है। मैंने 1-2 पार्लियामेंट मेंबर ने कहा, असेंबली मेंबरान को कितना खर्च करना पड़ता है? वो फिर कहां से लेंगे? वो तो इसी मुल्क को चूसेंगे ना। लिहाजा पहले इनको डेमोक्रेटिक, इनको अल्लाह का वास्ता, तमाम सियासी तंजीमों को, तमाम इदारों को, तमाम जो भी इदारे हैं, यहाँ अदालत है, बाकी इदारे हैं, सिविल है, फौज है, इनको ये जहन में रखना है, ये पाकिस्तान की खिदमत करना हमारा सिर्फ कौमी नहीं, रूहानी फरीजा है। पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाएंगे
तो हमें अल्लाह पूछ, हम अगर कहेंगे एक काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह हमें बख्श देगा। यहां लोगों ने कुर्बानियां दी इस पाकिस्तान के लिए, क्यों दी? इस वजह से कि हमें अल्लाह फलाह देगा, हमें अल्लाह इसका अजर देगा। क्या लोग नहीं आज कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में मर रहे हैं, वो नहीं आज भी पाकिस्तान के, क्यों? किस पाकिस्तान के? उस पाकिस्तान में जहां इंसाफ का बोलबाला हो, ठीक हो गया, अदल का बोलबाला हो। साहब जरा बताइएगा, इन्होंने कौमी हुकूमत की है की बात की है। अच्छा, कौमी हुकूमत, सदारती निजाम या पार्लिमानी निजाम, मुल्क की जो बका है किस में? मैं तो एक ही चीज आपसे कहूंगा, मुल्क की बका सिर्फ इस चीज में है कि आप अपने जो भी निजाम बनाते हैं उस निजाम को किसी के सामने अकाउंटेबल बनाएं। जिस वक्त तक आप उसको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे और खुली छुट्टी दे देंगे हर इसको कि जी आप हर चीज से बाला हैं, जब तक आप इंसाफ के निजाम को मजबूत नहीं करेंगे, जिसकी जड़ें पाकिस्तान में खत्म हो चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगाइएगा, अभी एक आपने सोशल मीडिया पे एक रील देख रहे होंगे कि फैसलाबाद में एक एमपीए साहब है, वो कत्ल के मुलजिम को लेके डीआईजी के पास चले गए और उसके बाद वो डीआईजी इस्तेकाब कमेटी में पेश हो रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर वो कत्ल का मुलजिम नामजद था तो वो उस एमपीए के साथ था क्यों? ये इसका जवाब कौन देगा? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो अगर जी बहुत शुक्रिया। इस एक चीज से, इस एक मिसाल से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का इस वक्त लेवल क्या है। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त बैठी है, इट इज नॉट एबल टू डिलीवर, दे कैन नॉट। अगर वो एक मुजरिम को लेके जा सकता है जो नामजद है, तो इसका मतलब सिस्टम वाकई फ्लॉप हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये है कि ऑलमोस्ट 80 साल होने को आए पाकिस्तान बन, लेकिन जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान हमें दिया था, आज ये बहुत बड़ी हकीकत है कि वो 2 टुकड़े हो चुका है। बाकी की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। क्या महज बाजे बजाने से, महज झंडियां लहराने से पाकिस्तान का वो मकसद हम हासिल कर लेंगे जो कि आज से तकरीबन 79 साल कबल वो जो काफिला चला था, जो कटा था, जिसमें औरतों के साथ जो सलूक हुआ वो बड़ा भयानक सलूक था, और उसके बाद जो बच्चों के साथ सलूक हुआ, वो काफिला आज भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। क्या हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, क्या हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इसको सीरियसली सोच सके, जो इस पर गौर कर सके कि आज़ादी का मकसद सिर्फ बाजे बजाना नहीं है, बल्कि पीछे पूरी नज़र दौड़ाकर इस मकसद के लिए आज़ादी ली थी, क्या हमने उसे पूरा किया है या नहीं किया? इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।